हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ प्रिया यादव और आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करते हुए जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन के पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 की वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है वो मिल सके। आप कहीं और से अगर पढ़ के आएँ तो वेल इनफ, ज़रूरी नहीं है पढ़ना उसको दोबारा से, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए उस वीडियो को, क्योंकि उसमें हमने टॉपिक के बेसिक को समझा है। हमने समझा है कि एक्चुअल में डिस्क्रिशन क्या होता है, एक्चुअल में जुडिशियल रिव्यू क्या होता है और क्या ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन की। क्योंकि अगर हम इस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो में हम बार बार एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन के टर्म को यूज़ करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया है, आपने नहीं देखी है वीडियो, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी समझने में, इसीलिए। ओके, तो राइट नाउ हम कवर कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन एंड रूल ऑफ लॉ। ओके, यहाँ पर हम एक रिलेशन देखने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन और रूल ऑफ लॉ के बारे में। ओके, और ये ज़्यादा दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं और इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूल ऑफ लॉ की अगर हम बात करें तो रूल ऑफ लॉ के बारे में हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को सीखते हैं तो हम वहाँ पर इसके टर्म के बारे में सीखते हैं। क्या होता है रूल ऑफ लॉ, ये हमें आर्टिकल 14 भी बताता है। जब हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं, आर्टिकल 14 क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ के सामने सभी पर्सन इक्वल हैं। ये हमें कहाँ से मिला? ये रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को हमने अडेप्ट किया, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए अभी राइट नाउ, है ना। तो रूल ऑफ लॉ को वैसे तो हम ब्रीफ में इस वीडियो में भी समझने वाले हैं। अगर आपको नहीं है अंडरस्टैंडिंग तो भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की सीरीज़ में इस टॉपिक को कवर करेंगे और इसकी एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। ओके, तो हम समझ रहे हैं इस वीडियो में कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का उसके साथ क्या लिंक है, क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो अगर हम देखें एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन और जो रूल ऑफ लॉ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। किस लिए? अगर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेट करना है, गवर्नेंस करनी है, ठीक है, पब्लिक को अगर आप क्या करने वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेट करने वाले हैं, उसको एक तरीके से चलाने वाले हैं, ठीक है, गवर्न करने वाले हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर देखें एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन की अगर हम बात करें, जो कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ी थी, पिछली वीडियो में पढ़ी थी, कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन क्या करता है, ऑफिशियल्स को डिसीजंस लेने में हेल्प करता है अपनी विजडम और अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर हम बात करें जुडिशरी की, जुडिशरी क्या कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड जाकर कोई भी एक्शन ले सकती है? नहीं, ठीक है, या कोई भी एक्शन ऐसा कोई भी गाइडेंस ऐसी दे सकती है जो कॉन्स्टिट्यूशन से इनवैलिडेट हो। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को रख कर देखें तो वो इनवैलिडेट हो जाए उसके अकॉर्डिंग, और ऐसी चीज़ को प्रिवेल कर सकती है क्या जुडिशरी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, है ना। यानी कि जो हमें स्कोप दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी स्कोप में रहते हुए हमें अपनी पावर को एक्सरसाइज करना है। लेकिन जब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, जब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग की, तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर उनको डिस्क्रिशन दी गई है, यानी कि एक एक्स्ट्रा पावर दी गई है कि आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस ले लीजिए अगर आपको लॉ ने कोई भी गाइडेंस उसके रिगार्डिंग नहीं दी। ओके, तो ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, अगर हम ब्रीफ में समझा तो, है ना। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन मतलब अपनी मर्जी से क्या करोगे, आप डिसीजन लोगे। लेकिन 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 कैच यहाँ पर ये है कि आपका जो डिसीजन होगा मर्जी वाला, वो डिसीजन मर्जी वाला नहीं तब तक कंसीडर किया जाएगा जब तक वो रैशनल ना हो, जब तक वो क्लियर ना हो, जब तक वो जस्टिशिएबल और फेयर ना हो, ठीक है। मतलब कि एम्बिगिटी वाले, वेग वाले, ऐसे आर्बिट्रेरी वाले जो डिसीजंस होते हैं उनको कंसीडर नहीं करने वाला लॉ। ओके, यानी कि आपको पावर तो दी गई, लेकिन पावर में भी एक लिमिट लगा के दी है कि ऐसे ऐसे करना है आपको। ऐसे नहीं कि मन मर्जी वाला सीन नहीं होगा, विलिंग वाली बात नहीं होगी, प्राइवेट ओपिनियन वाली बात नहीं होगी। ये चीज़ हम पिछली वीडियो में भी कवर कर चुके हैं। ओके, तो अब हमने समझा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ने बोला कि आप अपने विजडम, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकते हो। रूल ऑफ लॉ क्या बताता है? रूल ऑफ लॉ इंश्योर करता है आपको कि आप डिसीजंस लो, एक्शंस लो, ठीक है,
जो कि गवर्नमेंट एक्चुअल में लेती है ना, डिसीजंस लेगी, एक्शंस लेगी। उसकी जो एजेंसी होती है गवर्नमेंट की एजेंसी क्या है, एग्जीक्यूटिव्स एंड ऑल। ओके, तो वो क्या करेंगे, डिसीजंस लेंगे, एक्शंस लेंगे, लेकिन वो कैसे होंगे, वो इस्टेब्लिश्ड होने चाहिए, इंश्योर करने चाहिए वे फेयरनेस को, जस्टिस को, फ्लेक्सिबिलिटी को और अकाउंटेबिलिटी को। यानी कि जो भी आपने डिसीजंस लिए, जो भी आपने एक्शंस लिए, वो बेस्ड होने चाहिए फेयरनेस पे, जस्टिस पर, फ्लेक्सिबिलिटी पर और अकाउंटेबिलिटी पर। ओके, रूल ऑफ लॉ ने क्या बताया, आपके जो भी डिसीजन है वो जस्टिस बेस्ड होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, अकाउंटेबल होने चाहिए, इनफैक्ट ट्रांसपेरेंट भी होने चाहिए, है ना। अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, इन दोनों टर्म के, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन हमने समझा, हमने रूल ऑफ लॉ भी समझ लिया। इनकी अगर रिलेशनशिप की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि दीज टू कॉन्सेप्ट रिक्वायर अ बैलेंस। ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं ये क्या करेंगे, एक बैलेंस को इंश्योर करेंगे। किसके बीच, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी डज नॉट अंडरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। मतलब क्या है कि भैया आपको पावर तो दे दी कि आप है ना डिसीजंस ले लो, है ना, अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल्स को अंडरलाइन ना कर दो, अंडरमाइन ना कर दो, मतलब कि उनको तवज्जो ही मत दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि रूल ऑफ लॉ भी रहने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन भी रहनी चाहिए, इस तरीके से ये चीज़ें अप्लाई हों, ये चाहता है ये कॉन्सेप्ट कि रिलेशन बना रहे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन और रूल ऑफ लॉ में। ओके, अब क्या होते हैं प्रिंसिपल्स, 3 प्रिंसिपल हैं हमारे रूल ऑफ लॉ के, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, लीगल स्पिरिट, इक्वलिटी बिफोर लॉ। अगर हम बात करें रूल ऑफ लॉ की, ठीक है, रूल ऑफ लॉ किसने दिया था, AB डाइसी ने दिया था, ठीक है। कब दिया था, तो 1885 में दिया था। एक टेक्स्ट में उन्होंने लिखा था रूल ऑफ लॉ के बारे में, और उस टेक्स्ट का नाम था इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इस टेक्स्ट में उन्होंने रूल ऑफ लॉ के बारे में बात की थी। ये 3 प्रिंसिपल्स बताते हैं रूल ऑफ लॉ, लीगल स्पिरिट, सुपरमेसी ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ क्या बताता है कि जो लॉ है वही सुप्रीम है, उसके ऊपर कोई भी नहीं है। यानी कि जो पीपल हैं वो गवर्न किए जाएंगे किससे, लॉ से। यानी कि अगर इंसान ने कोई गलती की तो उसे लॉ पनिश करेगा, ठीक है, अगर उसने लॉ को ब्रीच किया है तो। अगर उसने लॉ को ब्रीच नहीं किया मतलब उसको पनिश नहीं किया जाएगा। यानी कि सबसे ऊपर क्या है, लॉ होने वाला है, यही है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। ओके, इक्वलिटी बिफोर लॉ जो हमने समझा, आर्टिकल 14 भी इसके बारे में बात करता है। आप किसी भी रैंक के पर्सन हो, आप किसी भी कंडीशन के लोग हो, आप किसी भी सब्जेक्ट के इंसान हो, लेकिन आप ऑर्डिनरी लॉ, ऑर्डिनरी कोर्ट के सामने इक्वल हो, ठीक है। यानी कि आपको कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं दी जाएगी, भले ही आप किसी भी रैंक के क्यों ना हो, ठीक है। यही बताता है हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ। अगर हम बात करें लीगल स्पिरिट की, क्या होता है लीगल स्पिरिट, लीगल स्पिरिट बताता है कि जो जज है, जो जुडिशरी है, वो इंडिपेंडेंट है, ओके, और वही डिटरमाइन करेगी कि लोगों के राइट्स क्या हैं और लोगों की ऑब्लिगेशंस क्या हैं, और यही हमारा क्या है, रूल ऑफ लॉ है। आई थिंक यहाँ तक रूल ऑफ लॉ समझ में आ गया होगा। और इस रूल ऑफ लॉ को कहीं ना कहीं अंडरमाइन ना कर दे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, इसलिए हम चाहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन है वो रूल ऑफ लॉ को साथ में लेते हुए चले, हो ना, है ना। यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात कि भाई इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों के प्रिंसिपल्स को पढ़ रहे हैं, है ना। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन अलाइन विथ रूल ऑफ लॉ। क्या होगा अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन रूल ऑफ लॉ के साथ में चलेगा, अलाइन होकर चलेगा, तो जो है ना बाउंड्रीज है उससे क्लियर सेट हो जाएंगी कि आपको इतने लिमिट में ही क्या करना है, पावर को एक्सरसाइज करना है। ऐसा ना हो जाए आप है ना प्राइवेट इंडिविजुअल्स के राइट ही आप उससे छीन लो, या फिर ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि जो आपके डिसीज़न है वो अनरीजन्स्ड बेस्ड हो जाए। यानी कि जो आपके डिसीज़न हो वो एक रेशनल एक्सप्लेनेशन को रखें, या ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी इससे, है ना। जो भी आपने डिसीजन लिए उस पर जुडिशियल रिव्यू, यानी कि लॉ तो रहना ही चाहिए, सुप्रीम है लॉ, यही तो रूल ऑफ लॉ बोलता है। तो सुप्रीम तो तभी होगा लॉ जब आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो उस पर जुडिशियल रिव्यू
किया जा सके, है ना। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, यही तो चाहता है लीगल स्पिरिट, यही बताती है कि भैया ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, पर्सन के राइट्स प्रोटेक्ट होते रहें। यही लीगल स्पिरिट यहाँ पर बता रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स राइट, यानी कि रूल ऑफ लॉ क्या बताता है कि आप जब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन कर रहे हो, अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहे हो, डिस्क्रिशनरी पावर को एक्सरसाइज कर रहे हो, तो रूल ऑफ लॉ आपको बाउंड्रीज सेट करके देगा, एक लीगल बाउंड्रीज। आपको जुडिशियल रिव्यू की बात कहेगा, आपसे बोलेगा आप जो डिसीजन दे रहे हो वो रीजन बेस्ड होने चाहिए, जो डिसीजन है वो ट्रांसपेरेंसी रखें, अकाउंटेबिलिटी रखें, साथ में वो इंडिविजुअल्स के राइट को भी प्रोटेक्ट करें। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप कभी भी डिसीजन ले सकते हो एज पर द डिस्क्रिशनरी पावर, एज पर योर विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, अब अगर ऐसा ना हो तो चैलेंजेस क्या हो जाएंगे। हमने बोला कि भैया ऐसा करना चाहिए, ये ज़रूरी है। अरे ज़रूरी है मतलब कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो कुछ ना कुछ इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ेंगे, और वो कॉन्सिक्वेंसेस यही हैं कि अगर रूल ऑफ लॉ को अंडरमाइन कर दिया गया है या फिर रूल ऑफ लॉ साथ में अलाइन नहीं होकर चला एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन के, तो प्रोबेबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि पावर को एब्यूज़ किया जा सके, रिस्क है पावर को एब्यूज़ किया जा सके। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके जो डिसीजन हो वो लॉ के साथ इनकंसिस्टेंट हो। ओके, आई गेस यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ अब समझते हैं कि फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन कब कब फेलियर होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन में, मतलब कि जो डिस्क्रिशनरी पावर आप यूज़ कर रहे हो उसका फेलियर कब कब हो जाता है। दो कंडीशन है हमारे पास, जब अथॉरिटीज़ ने अपनी पावर को एक्सरसाइज ना किया हो प्रॉपरली जब आप पावर को एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, यानी कि उसको बोल रहे हो एब्यूज़ ऑफ डिस्क्रिशन। आपको जो पावर दी आपने उसको मिसयूज़ कर दिया, उसको ढंग से यूज़ ही नहीं किया, प्रॉपरली यूज़ ही नहीं किया। ओके, नेक्स्ट है कि जब अथॉरिटीज ने एक्सरसाइज ही नहीं किया एट ऑल, नॉट एट ऑल, ठीक है, यानी कि आपने अपनी पावर को एक्सरसाइज ही नहीं किया, उसको बोलते हैं फेलियर इन एक्सरसाइज डिस्क्रिशन। यानी कि आपने अपनी पावर जो आपको दी गई थी आपने उसका यूज ही नहीं किया, आप रख के बैठ गए अपने पास, ठीक है, इसको बोलते हैं फेलियर। ओके, तो अब अगर हम समझे एब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन, क्या है एब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन? जब आप इम्प्रॉपर तरीके से पावर को यूज करो, अनरीजनेबल तरीके से पावर को यूज करो, तो वही हमारा क्या कहलाता है, एब्यूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर। आपको कोई पावर दी गई, जैसे मान के चलो आपको बोला गया कि आपको 1 कप ग्लास से ही पानी पीना है, ठीक है, आपको दूसरा ग्लास नहीं यूज करना, लेकिन आप गए, आपने कहा मेरे पास पावर है, मैं दूसरे ग्लास से भी पीऊंगा, मैं इसके अलावा भी पीऊंगा। तो इस तरीके से आपने क्या किया, पावर को यूज कर लिया, मिसयूज कर लिया, आपको जो बताया गया आपने उसके अगेंस्ट चले गए, है ना। और क्यों किया, उसके पीछे का रीजन भी नहीं है आपके पास। डिस्क्रिशनरी पावर है ना, चलो जितना लॉ ने बताया उससे आप आगे बढ़ के कर सकते हो कुछ, लेकिन आपने अगर कुछ किया है तो उससे इंडिविजुअल का राइट ना वायलेट होना चाहिए, और साथ में उसके पीछे कोई रीज़न होना चाहिए। ऐसे ही नहीं आप मन मर्जी के अकॉर्डिंग कर सकते, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन होगा। और इस एब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन में हम क्या क्या कंसीडर करते हैं, जैसे कि इम्प्रॉपर पर्पस हो, मेलाफाइड और बैड फेथ हो। मतलब मेलाफाइड मतलब होता है नॉट अ गुड इंटेंशन, ठीक है, आपका जो मन है वो खराब है अंदर से, इस तरीके से आपने क्या किया, पावर को यूज़ किया, अनरीजनेबल तरीके से यूज़ किया, और एक्सरसाइडिंग की जुरिस्डिक्शन मतलब कि आपकी जो लिमिट थी, आपकी जो बाउंड्री सेट की गई, लीगल बाउंड्री, जो रूल ऑफ लॉ आपके लिए लीगल बाउंड्री सेट कर रहा है, आपने उससे ज़्यादा पावर को एक्सीड कर लिया, उससे ज़्यादा अपनी पावर को ज़्यादा यूज़ कर लिया। ओके, तो अगर हम बात करें इम्प्रॉपर पर्पस की, मतलब क्या है, आपको किसी एक पर्पस के लिए काम दिया, आपने दूसरे पर्पस के लिए उसको यूज़ कर लिया। आपको बोला गया पानी के गिलास से आप पानी पियेंगे, और आपने क्या किया, पानी के गिलास से क्या किया, अपने घर में रखना स्टार्ट कर दिए। आप सोच रहे हो उसको मैंने क्या कर देंगे, बाद में एक्स्ट्रा प्राइस पे बेच देंगे, हम उसको यूज़ नहीं कर रहे, और हर बार हम आके आप बोल देते हैं कि हमारा ग्लास टूट गया, हमको दूसरा ग्लास दे दो, हम पानी पियेंगे उसमें। तो ये क्या हो गया, आपको पर्पस दूसरा दिया गया, लेकिन आप उसको यूज़ दूसरे पर्पस से कर रहे हो, ठीक है, ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर यूज़ हो गया, ठीक। मेलाफाइड और बैड फेथ क्या होता है, मेलाफाइड और बैड फेथ मतलब कि आपने डिसऑनेस्ट इंटेंशन से क्या किया, पावर को यूज़ किया। डिसऑनेस्ट इंटेंशन से जब आप पावर को यूज़ कर रहे हो तो वो भी क्या कहलाएगा, एब्यूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर। जब आपने पावर को यूज़ किया लेकिन रीजनेबली नहीं किया, आपके पास कोई रीज़न नहीं है,
आपने बस अपने मन मर्जी से, यानी कि प्राइवेट विल का तो बात ही नहीं होता। जब भी आप डिस्क्रिशनरी पावर की बात करेंगे तो प्राइवेट विल नहीं होना चाहिए, और अगर आप प्राइवेट विल कर रहे हो दैट मीन्स आपके पास कोई रीज़न नहीं है ना। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, अनरीजनेबलनेस। तो ऐसे कंडीशन को भी हम क्या बोलेंगे, एब्यूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर। नाउ अगर हम एब्यूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर की बात करें तो ये हमारा लास्ट है कि एक्सीडिंग ज्यूरिसडिक्शन। क्या हुआ, ज्यूरिसडिक्शन एक्सीड हो गया। जैसे कि पावर जो थी स्टैट्यूट ने लिमिट करके दी, ठीक है, जो लिमिट थी उसमें आपको पावर को एक्सरसाइज करना था, जो स्टैट्यूट ने आपको लिमिट प्रोवाइड की उसमें एक्सरसाइज करना था पावर को। इफ अथॉरिटी एक्सीड हिज लिमिट, अगर आपकी जो अथॉरिटी है जो काम कर रही है वो एक्सीड कर जाती है, आपको जैसे मान के चलो ये लिमिट दी है और आप इस लिमिट तक काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपने क्या किया, अपना ज्यूरिसडिक्शन बढ़ा दिया, ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, अल्ट्रा वायरस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अल्ट्रा वायरस कहलाएगा, ठीक है। अल्ट्रा वायरस जैसे मान के चलो मजिस्ट्रेट जो है एक एरिया का है, ठीक है, एक एरिया का मजिस्ट्रेट है इस एरिया का, ठीक है, उसको कोई अथॉरिटी नहीं है इस एरिया पर एज अ मजिस्ट्रेट रूल करने की, लेकिन वो क्या कर रहा है, इधर भी रूल कर रहा है, ठीक है। उसने अपने ज्यूरिसडिक्शन को क्या कर दिया, एक्सीड कर दिया। जो उसको ज्यूरिसडिक्शन दिया गया था उससे ज़्यादा उसने अपने टेरिटरी को इंक्रीज कर दिया, उस लिमिट को इंक्रीज कर दिया, और उसको हम अल्ट्रा वायरस बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर जितनी भी उसने केसेस को डील किया होगा मे बी वो क्या कहलाए जाएंगे, अल्ट्रा वायरस कहलाए जाएंगे, जब तक कि उसके पास पावर नहीं थी इस टेरिटरी की, इस ज्यूरिसडिक्शन की। ओके, नाउ हम दूसरा टॉपिक उसी का कि फेलियर ऑफ एक्सरसाइज्ड डिस्क्रेशन, मतलब कि आपन को जो पावर दी आपने यूज ही नहीं किया। अभी तक इस वाली स्लाइड में हम क्या देख रहे थे, इस वाली स्लाइड में हमने ये देखा कि आपने पावर तो यूज की लेकिन गलत तरीके से, गलत पर्पस के लिए, बिना रीजन के यूज की। ज्यूरिसडिक्शन मतलब ज्यादा ही यूज कर ली, जितनी दी गई थी उससे ज्यादा यूज कर ली। तो ये क्या है, आपने पावर को यूज तो किया पर गलत तरीके से। लेकिन जब हम यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर आपने पावर को यूज ही नहीं किया, आपको पावर दी गई लेकिन आपने अपना दिमाग ही नहीं लगाया, यानी कि नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, यानी कि आपने यूज ही नहीं किया उस चीज का, ठीक है, आप चुपचाप बैठ गए। या फिर दूसरा एक्शन अंडर डिक्टेशन। एक्शन अंडर डिक्टेशन क्या बताता है, एक्सरसाइज पावर अंडर इंस्ट्रक्शन और डिक्टेशन ऑफ सुपीरियर अथॉरिटी एंड डिसीजन इज बैड। मान के चलिए आपने डिस्क्रिशनरी पावर के अकॉर्डिंग, आपने अपनी पावर के अकॉर्डिंग कोई भी एक्शन ले लिया, लेकिन आपसे जो सुपीरियर अथॉरिटी थी उसने आपको मना कर दिया, दूसरा डिसीजन लो उसने ये बोल दिया, और आपने ले भी लिया, ठीक है, तो ऐसी पावर को आप क्या बोलोगे, एक्शन अंडर डिक्टेशन। किसी के बोलने के अकॉर्डिंग, किसी के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपने अपनी पावर को गलत यूज कर दिया, मतलब आपने अपना दिमाग ही नहीं चलाया, जिस चीज के लिए आपको पावर दी आपने वो यूज ही नहीं कर पाई ढंग से, ठीक है। तो ये कहलाता है फेलियर इन एक्सरसाइज्ड डिस्क्रेशन। ओके, अब अगर हम बात करें एक्शन अंडर डिक्टेशन की, इसमें एक केस लॉ है कमीशन ऑफ पुलिस वर्सेस गॉड हैंड, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस था उसके पास पावर थी, वो एम्पावर्ड था लाइसेंस को ग्रांट करने के लिए। किस चीज़ के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा एंड थिएटर। जो सिनेमा एंड थिएटर होते हैं उनको कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए वो लाइसेंस ग्रांट करता था पुलिस कमिश्नर, ठीक है, और उसने लाइसेंस ग्रांट भी कर दिया बट लेटर कैंसिल इट, लेकिन बाद में कैंसिल कर दिया। कैंसिल क्यों किया, क्योंकि उसकी जो सुपीरियर अथॉरिटी थी उसने उस चीज़ को कैंसिल करने के लिए बोल दिया, यानी कि गवर्नमेंट जो थी उसने ही मना कर दिया कि उसको मत दो, कैंसिल कर दो, ठीक है। लेकिन पावर तो आपके पास है ना, यानी कि आपके पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि आप दो या नहीं दो, लेकिन जस्ट बिकॉज दूसरे ने मना कर दिया, गवर्नमेंट ने मना कर दिया, आपने उसको मना कर दिया बिना किसी रीजन के, यानी आपने अपना दिमाग चलाया ही नहीं। तो ये जो कैंसिलेशन था, ये कैंसिलेशन डिक्लेयर्ड किया गया एज अ बैड, ठीक है। पुलिस कमिश्नर डिड नॉट अप्लाई हिज माइंड एंड एक्टेड अंडर द डिक्टेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो यही बोला कोर्ट ने कि ये जो डिसीजन है कैंसिलेशन वाला ये बहुत ही गलत है। यहाँ पर पुलिस कमिश्नर ने अपना दिमाग चलाया ही नहीं, अपना माइंड अप्लाई ही नहीं किया, उसने एक्ट किया अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डिक्टेशन। यानी कि अगर हम इस वीडियो लेक्चर की बात करें, इस टॉपिक में हमने क्या क्या कवर किया, हमने समझा कि रूल ऑफ लॉ क्या है,
हमने समझा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन क्या है। ओके, हमने देखा कि रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 की बात करता है, इसके 3 प्रिंसिपल होते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, लीगल स्पिरिट, इक्वलिटी बिफोर लॉ। और ये क्या करते हैं, ये दोनों जब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन और रूल ऑफ लॉ साथ में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे इंडिविजुअल के राइट प्रोटेक्ट रहते हैं, सुप्रीमेसी बनी रहती है और इक्वलिटी बिफोर लॉ वाले प्रिंसिपल्स बने रहते हैं। ठीक है, यानी कि इससे क्या होता है, जो पावर डिस्क्रिशनरी पावर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को दी गई है उसका मिसयूज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप नहीं करते ऐसा तो ऐसा क्या हो जाएगा, पावर जो है उसका मिसयूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, साथ में जो डिसीजन होते हैं वो इनकंसिस्टेंट हो सकते हैं लॉ के साथ, इसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ज़रूरी है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन है वो अलाइन रहे रूल ऑफ लॉ के साथ। हमने देखा कब कब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन फेल हो जाता है, 2 कंडीशन में हो जाता है, जब है ना पावर को प्रॉपरली यूज़ नहीं किया जाता या पावर को यूज़ ही नहीं किया जाता। ठीक है, अब एब्यूज डिस्क्रिशन में हमने कुछ टॉपिक पढ़े जैसे कि इम्प्रॉपर पर्पस, मेलाफाइड और बैड फेथ, अनरीजनेबलनेस और एक्सीडिंग ज्यूरिस्डिक्शन। फिर हमने देखा कि जो फेलियर इन एक्सीड डिस्क्रिशन है उसमें हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े जहाँ पे आपने माइंड नहीं यूज़ किया और आपने क्या किया, दूसरा टॉपिक था कि आपने किसी सुपीरियर अथॉरिटी के डिक्टेशन के बेसिस पे एक्शंस ले लिए। इससे रिलेटेड हमने एक केस लॉ भी पढ़ा। तो इन टोटल हमने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन के रिगार्डिंग सब पढ़ लिया। ठीक है, अब जो लास्ट टॉपिक है वो ये है कि भाई अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसके सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की जो हम बात कर रहे हैं वो जुडिशियल रिव्यू कैसे ले सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, प्रोसीजर मतलब कि आप कैसे एक्शन ले सकते हो, किन किन लॉज के थ्रू, किन किन आर्टिकल्स के थ्रू, कहाँ कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, तो वो सब हम पार्ट 3 के वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और ऐसे ही अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।